हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? हमने कंप्लीट कर दिया कोर्स सारा। बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग से आपको भेजा है मैंने। प्रीलिम्स 16 जून को से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको दे दिया। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कंप्लीट कर दिया आपका इस साल का जो आपको 16 जून को प्रीलिम्स होना है। प्रीलिम्स लेवल अप रिवीजन कोर्स था ये। और इस कोर्स में मैंने इतना एंजॉय किया, इतनी मेहनत की, 15 घंटे तक भी मेहनत की रोजाना। कंसिस्टेंसी कहीं नहीं गया मैं। पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग से रोजाना स्ट्रक्चर किए। आपके 2500 से प्लस क्वेश्चन स्ट्रक्चर करने मुझे पता है रोजाना 4 घंटे में कितनी मेहनत करता हूं। और इसी तरह 2025 में करूंगा। कोई भी स्टूडेंट जो इसमें एनरोल नहीं कर पाया, जिसको पता नहीं चला अननोइंगली, वो बेचारा ऐसी गलती ना कर दे। कभी आप 16 जून को ये होता ना कि भी भाई मैं ये कोर्स ले लेता तो मेरे जो ना 10 नंबर और आ जाते, मेरा प्रीलिम्स हो जाता, मेरा 1 साल बच जाता, 2 साल बच जाते। लास्ट चांस है कईयों का। तो इतनी बड़ी गलती मत करना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। यदि आपने डिटेल देखनी है, इसको डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। मैप की सीरीज, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट की, इतने मॉक टेस्ट है मेरे, बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे बनाए हैं मैंने, एग्जामिनर के माइंडसेट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें कोर्स की पूरी डिटेल। और उसके बाद यदि आप सेटिस्फाई हो, ये लगे हुए प्रोफेसर जो है 4 डिकेड के एक्सपीरियंस का, हाईली एकेडमिक एक्सेलेंस का एकेडमिशियन है, उसने ये स्ट्रक्चर किया सारे क्वेश्चन, तब आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करो। अब हम आते हैं 2025 और 26 के एक्सपीरियंस पे। 2025 में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है जैसे 2024 में कॉन्फिडेंस है ना, कि मेरे बहुत सारे सवाल आएंगे 16 जून को 2024 में। और 2025 में भी मैं करंट अफेयर्स तो आप मेरे पे छोड़ दो, जीरो स्ट्रेस पे कर दूंगा आपको। जैसे 2024 के बच्चों ने, एक बच्चे ने बताया है कि करंट अफेयर्स में हम न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज हम एक्सपर्ट हो गए और मेन में भी हम एक्सेल करेंगे। इसी तरह 2025 में हमारे पास पूरा 1 साल है। 1 साल का मटेरियल, वो इंस्टीट्यूट ऑफ रोजाना जो है 10 से 15 क्वेश्चन, 40 45 50 स्टेटमेंट, न्यूज़पेपर में से 4 घंटे पढ़ के, और इतने एक्सपीरियंस से जो चीज आती है वो आपको मिलेगी। 40 साल के तजुर्बे वाली। मेरा अल्टीमेट टारगेट है कि मेरा हर स्टूडेंट प्रीलिम को क्वालिफाई करे सेफली। हर स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूं। और इस कोर्स की डिटेल बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल चूक नहीं करनी। 50% मान लिया आपका करंट है 2024 में, 2025 में। यदि उसका स्ट्रेस सारा मैं ले लेता हूं तो और को आपको क्या चाहिए? आपका पेरेंट्स के और आपके सपने और समाज के सपने मैंने पूरे करने हैं। अब इसमें सारे एमसीक्यू दूंगा मैं रोजाना, चाहे 10 मिले, 20 मिले, 25 40 तक भी, जितने आएंगे। एक एक क्वेश्चन ऐसा निकालूंगा जो आपने सुना ही नहीं है और जो एग्जाम के में आने की संभावना है। क्वेश्चन बैंक में, यूपीएससी के, या वो सीडीएस में आ जाता, कहीं ना कहीं आ जाता है मेरा क्वेश्चन। आई विल कीप मिनिमम फी so that everybody can afford, every student, every aspirant can afford। आपके हर पैसे की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है। कई बच्चे तो सर्विस कर रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं। मुझे सबका ध्यान है। मेरी ये कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। मैं आया हूं आपको प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनल टेस्ट सीमलेस आपको जो है मसूरी भेजना। और इसके लिए एक आपको ऐसा मेंटर चाहिए जो 12 13 15 घंटे पढ़े रोजाना आपके साथ। मैं आपके साथ पढ़ के तब आपको गाइड करूंगा। और अब जो है आप रोजाना जैसे मेरे साथ अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर समझो कैसे एनालिसिस करना है, और फिर क्वेश्चन निकालो, नोट्स बढ़ाओ रोजाना। फिर मैं आपको जो है ये सारी पीडीएफ आपकी, ना केवल 1 साल की बल्कि अप्रैल की जो पीडीएफ है सारे क्वेश्चंस की, न्यूज की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ना केवल ये, आप देखना जब इस कोर्स की डिटेल जाएगी ना, आप हैरान रह जाओगे। कई गुना आपको जो है, 1 रुपया जो आपका है ना, उसका 20 से भी ज्यादा ले। कई गुना आपका जो ना उसका बेनिफिट नजर आएगा उसी दिन आपको, जिस दिन कोर्स लॉन्च करूंगा। समझ गए ना? ये ऐसा वैसा कोर्स नहीं होगा
जो रूटीन में होता है और जिसमें डाउट हो। भाई आपने मान लिया जो ना 50,000 रुपये खर्च कर दिया, प्रीलिम पास होया नहीं, फिर फायदा क्या है मेरा आने का। और पैसे भी इतने लो जितने जो है आपको कोर्स में लगेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे जो है, मैं पेंशन से भी जो है इसमें लगाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगा पाऊंगा प्रैक्टिकली। तन मन धन से इसकी इतनी, इस कोर्स को 1 साल में ऐसा बना दूंगा। आप जैसे 2024 में जो 16 जून को पेपर में दे रहे हैं ना, हर कैंडिडेट ने टेलीफोन पे माध्यम से मुझे कहा भी मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंट हूँ मैं जो इंडिया में सबसे आगे रहूंगा करंट अफेयर में। यही कॉन्फिडेंस आपको आएगा, आपसे पूछूंगा मैं हर महीने, पर्सनली पूछूंगा टेलीफोन पे, बताइए जो मैं कह रहा था वो सच्चाई है। आप ये कहेंगे जितना आपने कहा था उससे भी ज्यादा सच्चाई है, आपने उससे भी ज्यादा दे दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट के 15-16 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, मैं ऐसे क्वेश्चन बढ़ा के दूंगा जो क्वेश्चन बैंक में होते हैं। मुझे पता है मेरे 40-42 साल के तजर्बे में एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है। एग्जामिनर की वेवलेंथ पे लाके छोड़ूंगा आपको, जैसे 2024 के कैंडिडेट को ला दिया मैंने। और मेरे साथ जुड़ेंगे 2026, चाहे आगे कितने ही कैंडिडेट जुड़े, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो ये तो भूल जाएं कि वो प्रीलिमिनरी में फेल हो सकते हैं, भूल जाएं। ये अपनी डिक्शनरी से वर्ड निकाल दो यदि आप मेहनती हो। देखो मेहनत आपने करनी है। स्टैटिक का भी मैं आपको ऐसी अप्रोच बताऊंगा शुरू में ही 2025 की, कि आपको कम से कम समय में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो इसलिए बिना आप ज्यादा जो है दिमाग लगाए, यदि आप इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। और 2024 के जो कैंडिडेट जिनके 1% माइंड में ये है कि मेरा करंट अफेयर थोड़ा सा वीक है, इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। मेरी बात पे विश्वास कर लो। एक इंडिया का एक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर ऐसा कह रहा है। अब हम चलते हैं आज के हिंदू के न्यूज एनालिसिस पे। आज सभी को पता है आपका लेबर डे है, कल आएंगे इस पे आर्टिकल ज्यादा, तो May 1। अब ये जो आर्टिकल आया एडिटोरियल में, मैं वो आर्टिकल देता हूं जो या प्रीलिम और मेन में कहीं ना कहीं काम आई। ये आर्टिकल जो है आपका एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये मेन का है, जो 2024 में अपियर हो रहे हैं, 25 में आगे अपियर होंगे। ये हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूँ, ये आर्टिकल ये हिट करेगा इसके कई लाइनें, यदि इम्यूनाइजेशन पे आ जाता है तो 10 नंबर का क्वेश्चन, या इससे में कहीं हेल्थ पे लिखना पड़ जाए। इसलिए मैं ये आपने पढ़ना है। ऐसा जिसमें प्रीलिम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको अवेयर कर देगा। अब टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में ये जान के लेके आया मैं, ये जो 4 आते हैं इसमें या 5 न्यूज आते हैं ऊपर, पीपल ऑफ सूडान, यहाँ सूडान का पता चल गया, यहाँ फेमिन बहुत बड़ा आने वाला है, ठीक है ना, वहाँ वायलेंस हो रहा है। देन कैपेक्स नीडेड फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री टू क्लोक नेट जीरो एमिशन, इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है जीरो एमिशन पे लाने के लिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को। रवांडा की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, पार्लियामेंट ने बिल भी पास कर दिया उनका, यूके ने, वापिस भेजने का इमिग्रेंट्स का। ये पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, इसे पता चल जाता है। कनाडा रिवाइजेज वर्क आवर्स लिमिट, मतलब ये जो है 2-3, इसमें से कई बार स्टेटमेंट आएगी 2025 में आपके, देखना आप, इसी में से आपको दिखाऊंगा मैं। और मैं जो है 16 जून का पेपर जब डिस्कस करूंगा ना, रोजाना की मैं अपनी वीडियो की न्यूज दिखाऊंगा कि मैंने वीडियो में कितना जोर लगा था, क्वेश्चन आएगा आपके प्रीलिम में आ गया। ऐसे 2025 में करूंगा, हर क्वेश्चन को जस्टिफाई करूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रोजाना डिस्कस हो रहा है। और ये खास करके 2024 में मेन में 10 नंबर का आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ। ये चीज आप वहां उस लेवल तक नहीं पहुंचते जहां से एग्जामिनर का दिमाग शुरू होता है ना, वहां नहीं पहुंचते आप। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या पोजिशन ने और रूलिंग पार्टी इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने आर्टिकल आ रहे हैं इस पे। और आजकल क्या है, मार्च अप्रैल में आपका पेपर बन रहा है मेन का, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन इसलिए आएगा कि आजकल एग्जामिनर पे पेपर बनने के लिए गए हुए हैं मेन के 2024 के, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इसका 10 नंबर का आ गया और आपने पढ़ा नहीं, तो आप जो एग्जाम में लिखोगे ना, मुझे पता क्या लिखोगे, मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें आपके 1.5-2 नंबर आएंगे। इस आर्टिकल के बाद मैं बताऊंगा कि आपने जो लिख दिया तो आपके 10 में से आएंगे 6-6.5 नंबर। अब ये आर्टिकल में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब ये आएगा तो आपने लिखना है, प्रेम्बल का हवाला देना है। देखो इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे मैं प्रीलिम्स के और मेंस के आपको इतने क्वेश्चन दे दूंगा पीडीएफ में, और कैसे लिखने हैं मैं बताता हूँ, इसको एनालिसिस कैसे करना है न्यूज को।
सिखाता हूं। सबसे पहले आपने प्रेम्बल का हवाला देना है। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा है, इट एम्स टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। पार्ट 3 of the constitution lists down fundamental rights that guarantee liberty and equality. Then part 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपने लिख दी 3-4 लाइनें इसकी, आपके मार्क्स पूरे। अब सवाल उठता है कि क्या अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पहले तो ये पता होना चाहिए 39B और C, ये पार्ट 4 के, ये बार बार आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, आपको इनकी लैंग्वेज याद होनी चाहिए। अब दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद कर लो अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब ये ऑपरेशन of the economic system does not result in concentration of wealth to the common determinant, ये जिस्ट है इसकी, ठीक है ना। अब ये देखिए 31A, 31B, 31C, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट 1950, 31B, 31C, 25th अमेंडमेंट 71। बड़ा इसमें अच्छा लिखा है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये नहीं पढ़ते हम लोग ना। इसमें क्या लिखा है 25th अमेंडमेंट में कि laws made to fulfill these principles, directive principles, shall not be void on the ground that it violated fundamental rights including right to property. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है सुपरमेसी कर सकते हैं इसके हिसाब से 71 में, यदि फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो करे, उसको वो करेगा। तो इस तरह ये यदि आप आर्टिकल को, इसमें से मैंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए, अब आप देखना, ये एक आर्टिकल 19(1)(f) है। इसमें 19(1)(f) क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट 19(1)(f) में था, जो खत्म हो गया। ये आपने देखना कौन से अमेंडमेंट से राइट ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हुआ है, जो कि अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ओमिट कर दिया। कौन सा अमेंडमेंट है, 44th, इसी में लिखा है। देन राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ये पूछ लेंगे आपसे, इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये तो फंडामेंटल राइट तो खत्म कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है नहीं। नो, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ये, आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं। इस तरह। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये हर बार आता है इसमें से एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट। केशवानंद भारती 1973, इसके 50 साल हो गए। 13 जज बेंच का क्या, इसने वैलिडिटी आर्टिकल 31C की अपील की और मेड इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फिर मिनरवा मिल केस और गोलकनाथ केस, ये तीनों केस हमेशा इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। ये 80s में भी आते थे, 90s में भी, 2000 के बाद भी आते रहे, अब भी आएंगे। आप देखोगे हर अल्टरनेट ईयर पे इनमें से कोई केस आ जाता है, इसलिए आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। इनके पॉइंट नोट बनाने शुरू कर दो 2025 के बच्चे, सारी चीजों के। मेन क्या क्वेश्चन, मुझे कई बच्चों ने बताया सर आप जो क्वेश्चन देते हैं वही यूपीएससी का एग्जामिनर फ्रेम करता है। मैं कोई जो है पिछली कोई ना तो किताब कंसल्ट करता हूं, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर से बनाता हूँ, ये आर्टिकल से। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इन द लाइट ऑफ ग्रोइंग इनइक्वालिटी इन द लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कर्ब ग्रोइंग वेल्थ इनइक्वालिटी। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई है, लिबरलाइजेशन हुई 90s के बाद, तो ये जो है डाटा आता है कि वेल्थ की इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। कुछ चंद लोगों के पास बहुत पैसा है, बाकी गरीब है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्च में जो है, अप्रैल में डिस्कस हो रहा है, और आजकल जो है ना आपके पेपर बनने के लिए गए हुए मेन के, इसलिए ये 10 नंबर का आएगा, ये कोई नहीं बता पाता आपको। अब ये सिंपल है, ऐसे ऐसे आर्टिकल में ना, हमाज क्या है, फतह क्या है। अब नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है ना जो आपका वेस्ट बैंक में, उसका नाम है फतेह। तो पैलेस्टीनियन इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो गाजा में चल रहा है, वो है कंट्रोल कर रहे हैं हमास। इन दोनों की जो है कन्फ्लिक्ट है, और दोनों का जो है ऑब्जेक्टिव एक है, पैलेस्टीन जो स्टेट बने। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ये फतह जो है क्या है, हमास तो आपको पता है, लेकिन फतह नहीं आपको पता। अब ये बिग शॉट का मैं रोजाना एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और मैंने शुरुआत की इंडिया में,
भाई बिग शॉट में आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन छुपा होता है, और मैं रोजाना देता हूँ एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, माउंट रुआंग इरप्टेड इन टांगुलैंग आइलैंड इन सुलावेसी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में माउंट रुआंग जो है, ये वोल्केनो, ये इरप्ट हुई है। इसके इरप्शन से कौन सी गैस निकलती है, यही पूछ लेंगे। CO2 एंड SO2 एंड वाटर वेपर। तो आपसे ये पूछा जाएगा माउंट रुआंग कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ऐसे मैंने बहुत सारे दिए इंडोनेशिया के जो भी इरप्ट हुई है इस साल में, 2023 में। अब ये साइंस पेज पे वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं रोजाना इतने क्वेश्चन लाता हूँ आपको साइंस पेज से एंड बिग शॉट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया मीथेन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस। क्या होती है? मैन मेड, इंसान की जो है एक्टिविटी से निकलती है। आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज्यादा अबंडेंट है वो क्या है? मीथेन। बट इट वार्म द प्लेनेट मोर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जो है पोटेंट है। कितने टाइम? 28 टाइम्स। ये 28 टाइम्स जो है न्यूज़पेपर में कई बार आ चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये कहते हैं मीथेन इज रिलीज बाय टू मेन प्रोसेस, दो प्रोसेस है मीथेन की, ग्रीन हाउस गैस के निकलने की। इसकी बायोजेनिक, एक तो बायोजेनिक है, दूसरा थर्मोजेनिक। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। थर्मोजेनिक, जिसमें हीट भी निकलती है, मीथेन इज रिलीज। ये तो होगी थर्मोजेनिक, ठीक है। फिर अब बायोजेनिक, बायोजेनिक होती है माइक्रोबियल एक्सचेंज, जैसे ये आपको रूमिनेंट दिखा रहा है, क्या कैटल। इसमें क्या होता है कि अनएरोबिक कंडीशन से क्या होती है, जब ये डाइजेस्ट करता है ना सिस्टम में फीड को, तो उसमें मीथेन निकलती है। और ये बहुत बड़े जो है वेटलैंड, राइस वेटलैंड, वेटलैंड्स और कैटल, ये बहुत ज्यादा जो है मीथेन छोड़ते हैं। ये इसमें आर्टिकल में बताया। तो इसमें ये सिंपल पूछ लेंगे, इसमें सारे सोर्स दे दिए आपको। ये पूछ लेंगे कि ये जो है कौन सा सोर्स है जो मीथेन नहीं छोड़ता। वेटलैंड है, जितने वेटलैंड है वहां से राइस, खास करके ट्रांसप्लांटेड राइस जिसमें पानी भरते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस नहीं, उसमें नहीं निकलती। एरोबिक में नहीं निकलती मीथेन, एनोरोबिक कंडीशन में निकलती। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। अब नए बच्चों के लिए मैं बता दूं, ये कभी मैं ना सोचना, गलती से भी ना मन में लाना कि इंडियन एक्सप्रेस ना पढ़ो। आप मत पढ़ो, लेकिन मेरे को फॉलो कर लो, मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा और क्वेश्चन दूंगा आपको। ये सारे रोजाना क्वेश्चन निकाल के आपको PDF मिलेगी ना, चर्चा स्टेटमेंट की, और साल के एंड में देखोगे आपको 15,000 स्टेटमेंट हो जाएंगे, 15,000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। ये समझिए, एक स्टेटमेंट का मतलब एक क्वेश्चन, किसी में भी घुस सकता है वो। तो 15,000 क्वेश्चन आपको मिल गए एक साल में। और रोजाना क्वेश्चन निकालता हूँ जिसको मैं 4 घंटे लगा के न्यूज़पेपर 2 पे। तो इसको इग्नोर नहीं करना, ये नहीं सोचना बेकार है। एक्सप्लेन पेज जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए ही समझ लो। आपके 50 नंबर मेन में बढ़वाऊंगा मैं मेन में, और कम से कम 10 नंबर 2025 में, प्रीलिम्स में, 2024 में भी। अब ये सिंपल न्यूज है, आपने सभी ने जो नहीं ये पढ़ते रहते हैं इस तरह का, लेकिन इसका आंसर नहीं दे पाओगे अभी। वाई बैंक्स कैन नॉट सीक लुकआउट सर्कुलर्स। लुकआउट नोटिस देते ना, आपने सबने सुना लुकआउट नोटिस, जो भगोड़ों को देते हैं जो देश से बाहर भाग जाते हैं पैसा खा के, टू स्टॉप डेटर्स फ्रॉम गोइंग अब्रोड। अब लुकआउट सर्कुलर सुना सबने है, कौन इशू करता है नहीं पता हमें। क्या बैंक इशू कर सकता है या मिनिस्ट्री करेगी? क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे सवाल आपने 2-2 हजार पेज की किताब पढ़ दी, कहते हैं जी इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं आते उसमें से, नहीं आएंगे उसमें उनमें से। अब क्वेश्चन यहां से आएंगे इकोनॉमिक्स का। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है लुकआउट सर्कुलर का। अब लुकआउट सर्कुलर जो है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट। अब देखिए इसमें पढ़ के, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये नोटिस जारी करती है। ये लिखा है, आप देखिए, लीगल चैलेंज, LOCs अंडर चैलेंज वर इशूड बाय द, ये चैलेंज किया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट में, इसलिए लिखा है। तो LOCs वर इशूड बाय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये मुझे भी नहीं पता था अब तक, मैं सोचता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वो इशू करती है, जो पैसा खा के भाग जाते हैं बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। लेकिन नहीं,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और वो भी क्या है, किसी ब्रांच है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ताकि एयरपोर्ट्स पे, पोर्ट्स पे वो भाग ना जाए। ये आपको पता चल गया फर्स्ट टाइम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन किसके अंडर काम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, क्यों पूछेगा मैं बताता हूँ। जब आप डीएम लगोगे ना, आपके सेंसिटाइज कर रहे हैं आपको यूपीएससी, ताकि आप उनको ट्रेनिंग में इतनी मुश्किलें ना आए, उनको इतनी उनकी सेंसिटाइज्ड हो, जो डीएम लगे पहले ही पता हो, 1 साल की तैयारी में, 2 साल की तैयारी में इतना तैयारी कर ले वो, कॉन्सेप्चुअल इतनी क्लियर हो। एलओसी का पता चल गया, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का पता चल गया, क्योंकि वो डील करेगा ये सारी चीजें, कौन सी मिनिस्ट्री करती है। जब मिनिस्ट्री का नहीं पता होगा हम वहां क्या, जैसे डीएम को बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको पूछता फिरेगा सब जगह। तो अब यूपीएससी का नया ट्रेंड ये है कि आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आप सेंसिटाइज होते हो। अब बुकिश नॉलेज काम नहीं आएगी, ये कंसेप्ट काम आएंगे जो आपके आसपास। एलओसी सबने सुना है, लेकिन अभी तक नहीं पता था कौन इशू करता है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, ये रोक दिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन नॉट रिकमेंड और रिक्वेस्ट टू मिनिस्ट्री, टू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते वो अब टू इशू लुक आउट सर्कुलर्स अगेंस्ट लोन डिफॉल्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करें, डिफॉल्ट बोरोवर्स कौन कौन से इसमें ये लिखा है, देखिए डिफॉल्ट बोरोवर्स में कौन कौन आते हैं। सिर्फ यही नहीं आता कि जिसने पैसा ले लिया वो भाग गया, और भी आते हैं, जिसने गारंटर है वो भी आएगा, प्रिंसिपल ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज इन डेट, उनकी भी जिम्मेवारी। LOCs आर इशूड टू रिस्ट्रेन PSB डेटर्स फ्रॉम ट्रेवलिंग अब्रोड। ये प्राइवेट पे नहीं है, ये बता रहे हैं इसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक पे ही है। अब ये एल नीनो एंटी साइक्लोन सिस्टम्स। अब हम आगे एनवायरमेंट और ज्योग्राफी पे देखिए। पहले हमने दिया आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, जो क्वेश्चन बैंक में होगा। अब आगे हम ज्योग्राफी पे, IMD पे, हीट वेव्स पे। और हीट वेव्स का जो है पिछले 1 साल से इतना डिस्कस हो रहा है, यदि ये क्वेश्चन नहीं आया पिछले 2022-23 में, इस बार जरूर आएगा किसी न किसी वे में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हीट वेव क्या होती है, मैंने कई बार दिया है। ये टेस्ट एंड कंटेस्ट में पिछले बार बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, इसमें ये आर्टिकल आपने पढ़ना है। IMD जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, डिक्लेयर्स ए हीट वेव व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर एट ए स्टेशन इन द प्लेन रीचेज 40 डिग्री सेल्सियस और मोर। कर सकती है, करती है, यदि 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाए, 40 या 40 है, और 37 डिग्री या उससे ज्यादा पोस्ट के लिए है, और 30 डिग्री का जो पैरामीटर है वो है हिंज के लिए। 30 डिग्री और मोर हो जाए तो वहां पे IMD डिक्लेयर करती है हीट वेव। उस क्यों डिक्लेयर करती है, क्योंकि लोगों को पहले जो है चेतावनी दे देती है कि कैसे बचना है, एडवाइजरी जारी करती है कि ज्यादा पानी पियो, डिहाइड्रेशन ना हो, बाहर मत निकलो, धूप में मत जाओ, स्कूल की कई बार छुट्टियां हो जाती है हीट वेव में, लाइक दैट। तो ये आपका एज डीएम जो है आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं, ये आर्टिकल देके ऐसे एग्जाम में पूछेंगे। ये हीट वेव could also be declared based on actual maximum temperature if it is more than 45 degrees centigrade. A heat wave is declared if it is more than 47 degrees centigrade, then it is severe heat wave. 47 से ऊपर चले जाए तो सीवियर है, 45 से ऊपर है तो हीट वेव। इस तरह जो है क्वेश्चंस आपने निकालने हैं इसमें से हीट वेव का। और कौन से स्टेट है जहां पे हीट वेव जनरली जो है हम मार्च से लेके, और ये लिखते हैं कि जून तक हीट वेव आती है समर सीजन में। सीजन भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। ये इस तरह से आप आर्टिकल आपने पढ़ने हैं। और एक ये आप देखिए, नॉर्मल हीट वेव इज डिक्लेयर्ड, नॉर्मल हीट वेव, सीवियर नहीं, नॉर्मल कब डिक्लेयर करते हैं, जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड डिपार्चर हो, ज्यादा हो जाए, वो तो नॉर्मल है। और 6.4 से ज्यादा हो जाए डिपार्चर, ऊपर हो जाए टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर उन दिनों में जो होता है नॉर्मल, उससे हो जाए तो वो है सीवियर हीट वेव। ये डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पूछेंगे, डाटा नहीं पूछेंगे। देखो, उन्होंने आपके सिलेबस में एक चीज लिखी है, जो बच्चा मेयर रीडिंग करेगा ना वो नहीं पास होगा, क्लियर लिखा है उन्होंने।
मेरी रीडिंग नहीं चाहिए, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। एनालिटिकल चाहिए उनको, रीजनिंग से, कंसेप्चुअल। ये उसमें देखो, आप जब लाइन पढ़ोगे ना, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि चाहे वो मेन है, कोई भी पेपर है, किसी जीएस है या ऑप्शनल है, मेन रीडिंग से नहीं आएंगे। इसी तरह प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन है, चार चार क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसी दे देंगे आपको कि जिनमें से दो स्टेटमेंट नहीं आती, क्योंकि आपने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ी, ध्यान से नहीं पढ़ी क्रिटिकली। हीट वेव पे आपने कभी पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया भी हीट वेव भी जो नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है। ये अखबार पढ़ने का तरीका है। यदि आप इस तरह से पढ़ते हो मेरे साथ, तो मैं समझता हूं कि आपके 80% ठीक होने चाहिए 2025 में क्वेश्चन प्रीलिम्स में। और मेन में भी जो है आप कि कम से कम 50 नंबर ज्यादा आएंगे मेरे साथ जुड़ने के बाद, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है अपने 10 से 15 घंटे की, जो 12-13 घंटे की मेहनत उन्होंने एवरेज रोजाना करता हूँ ना, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्जामिनर के माइंडसेट से सुबह बैठता हूँ 6 बजे उठ के, तो क्वेश्चन निकालता हूँ न्यूज पेपर से, दोनों से। बहुत डिफिकल्ट काम है ये, बहुत ही डिफिकल्ट इस एज में, 66 के एज में इस तरह से क्वेश्चन निकालना, मैं समझता हूँ इट्स ए टफ जॉब, टफेस्ट जो मैं आज तक कर पाया हूँ। डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको 2 पॉइंट में इसको समअप करता हूँ। फर्स्ट, 2024 में 16 जून को आप पेपर में बैठने जा रहे हैं। पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट लाइक 2023। मैं तो उसको अनकन्वेंशनल कहता हूं, मैं डिफिकल्ट नहीं कहता वैसे, आपके हिसाब से। जैसे बार बार जो है लोग कहते हैं बड़ा डिफिकल्ट आया, क्योंकि 75 कट ऑफ गई है 2023 की। 200 में से 75 मार्क्स सिर्फ जो है 11-12 हज़ार बच्चे ले पाए। क्यों? क्योंकि हमारी वेवलेंथ नहीं मिलती यूपीएससी से, उसके पेपर सेटर को हम देखते ही नहीं, तो कैसे क्वेश्चन बनाएगा। अब 2024 में आपको थोड़ा सा भी शक है, या आप ये समझते हैं मुझे पेपर सेटर की तरह से क्वेश्चन बना के दें, दो न्यूज़पेपर से, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से, 1 साल के 2500 से प्लस क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट स्टैटिक के, एग्रीकल्चर और कई सब्जेक्ट्स के, नॉट एग्रीकल्चर बट एनवायरमेंट आल्सो, इकोनॉमी, वो क्वेश्चन चाहिए जो किताबों में आमतौर पर नहीं है और आपके नोट्स में नहीं है। और 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप ऐसा लगता है टच नहीं कर पाएंगे, हर साल की तरह नहीं कर पाते। ये ट्रुथ है, सच्चाई है। तो इसलिए वो बच्चे जिनका हल्का से माइंड में शक है कि मेरा प्रीलिम में करंट जो है उसमें कम ना आ जाए, तो आज ही आंख मीच के मेरे कहने से इस कोर्स को रजिस्टर कीजिए। अभी आपके पास 1.5 महीना है, और इस 1.5 महीने में मैं समझता हूं कि आपका करंट में, मैं आपसे पूछूंगा जिन्होंने आज रजिस्टर किया है, 1 हफ्ते बाद कितना इंजॉय किया आपने, कितना कॉन्फिडेंस आया आपका। स्ट्रेस लेवल रोजाना घटेगा और 16 जून तक 0 पे आ जाएगा, उससे पहले ही। जैसे हमारे बच्चों का जो 150-200 बच्चे हैं उनका आ चुके हैं 1.5 महीना पहले, 0 स्ट्रेस पे है करंट में। वो ये कहते हैं सब बच्चे, हमें अखबार से बड़ा डर लगता था, इसलिए हम मंथली मैगजीन की तरफ भागते थे, और मंथली मैगजीन में वो क्वेश्चन होते नहीं। तो हमें इतना मजा आ रहा है, अब एडिक्शन होगी अखबारों की पढ़ने की, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन निकालना है। और बच्चे निकाल निकाल के दिखा रहे हैं मुझे कि हमने भी सर आपकी तरह निकाल दिए। वेरी गुड। तो इमीडिएटली आप आज रजिस्टर कीजिए और फिर इसके रिजल्ट देखिए 16 जून को। सेकंड पॉइंट है, जो 2025 के बच्चे हैं, 2026 के हैं, 2027 के, आंख मीच के वो भी मेरे साथ न्यूज पेपर रोजाना करो 1 घंटा। मैं 4 घंटे करूंगा, आपका 1 घंटा चाहिए मुझे सिर्फ। 3 घंटे रोज बचाऊंगा तो 1 साल में 1,000 घंटे बच गए। ये स्मार्ट स्टडी है। करंट अफेयर जो आपका प्रीलिम्स मेंस का और पर्सनैलिटी टेस्ट का इंटरव्यू का ऐसा बना दूंगा कि आप जो है अलग ही चमकोगे। ऐसा रिजल्ट आएगा आप सोच नहीं सकते। आपके पेरेंट्स के जो सपने हैं, आपके सपने हैं, मैं चाहता हूं पहले साल में पूरे करा दूंगा। फिर 2025 में आप पेपर दोगे तो 2026 में आपका लिस्ट में आप मेन उसमें देखो, पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद अपना रिजल्ट देखने जाओ कि मेरा कौन सा रैंक है। मैंने भी जो है आपकी तरह, मेरे भी टाल ड्रीम्स है, और मैं आपको बता देता हूँ 2025 में मेरे ने ऐसा टारगेट रखा हुआ है, मेरे बच्चे मैक्सिमम, मैं 100% तो नहीं कहता, मैक्सिमम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। दूसरा, इन बच्चों में ही मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ये वीडियो भी सुनाऊंगा आपको 1 साल के बाद, मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट इसमें फर्स्ट 5 में आएगा। फर्स्ट 5 में, ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि मैं इनके क्वेश्चन चेक करता हूं, इनकी स्टडी।
इतने क्रिटिकली पढ़ते हैं ये, एनसीईआरटी का, स्टैंडर्ड बुक्स और न्यूज़पेपर मेरे साथ इन्होंने जो पढ़ा है पिछले 6 महीने से, इनका स्ट्रेस है ही नहीं किसी का भी। तो आप इमीडिएटली जो है 2025 के जैसे डिटेल आ जाएंगी 3-4 दिन में, उसको रजिस्टर कीजिए। फिर उसका देखिए आप, आपकी स्ट्रेस मैं लूंगा 1 साल के लिए। और कोई मेंटर ऐसा मिल जाए आपको जो 12, 13, 15 घंटे पढ़े रोजाना, प्रीलिम्स मेंस और पर्सनैलिटी इसी के हिसाब से, एक प्रोफेसर जिसका एकेडमिक एक्सेलेंस हो 80% से ऊपर, 85% से ऊपर, इंडिया में टॉप किया हो एसआरएफ में, नेशनल अवार्ड लिया है साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस में, और 4 डिकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस, और पेपर सेटर के माइंड से हर दिन जो है आपको बताता रहता हूँ ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये न्यूज पढ़ो, ये मेन में ऐसे लिखना है। तो आपने इमीडिएटली ज्वाइन करना है कोर्स को। वो बड़ी मिनिमम रीजनेबल फीस, वो तो हमारा क्राइटेरिया है ही नहीं, सिर्फ जो है हमने तो ये एक्सपेंसेस निकालने हैं एम्प्लॉइज के, बस। थैंक यू वेरी मच।